हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है वो आउट हो गया है एंड उसको हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं आज। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले टाइमलाइन से, क्योंकि देखो टाइमलाइन है ज़रूरी आपको ये समझने के लिए कि पुराना वाला कब था और वो कैसे कैसे नया वाला पॉलिसी इवॉल्व हुआ। तो चलिए टाइमलाइन पे हम आगे बढ़ते हैं। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब तक चल रहा था, मतलब नए वाले के पहले, वो है 2015 टू 2020, मतलब 5 साल के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि ये तो 2020 तक चल रहा था, लेकिन अब तो हम 2023 में हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इसका दी एंड ऑलरेडी हो चुका था 31/3/2022 को। मतलब ये जो पॉलिसी था ये 31 मार्च 2020 तक ही वैलिड था। लेकिन इस टाइम पे क्या चल रहा था इंडिया में एंड पूरे दुनिया में? कोविड चल रहा था, तो जिसके चलते गवर्नमेंट ने उसी पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया था। कब तक? 31/3/2023, 31 मार्च 2023, जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब एक नया पॉलिसी उन्हें लेके आना था। तो उन्होंने नया पॉलिसी लेके आया। कौन सा? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। समझ में आया? 2015-20 नहीं, अब उन्होंने क्या लेके आया? 2023। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या पढ़ना होगा? हाइलाइट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हाइलाइट्स की तरफ। लेकिन हाइलाइट्स पढ़ने से पहले हमें तो और भी कुछ समझना पड़ेगा ना, कि क्या था ओवरऑल मोटिव इसको लाने का। तो देखो, ये जो न्यू पॉलिसी है ना, ये 4 पिलर पे बेस्ड है। जैसा कि आप 4 पिलर अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 4 पिलर्स ऑफ FTP 2023। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। 4 पिलर क्या है? 4 पिलर ये है: इंसेंटिव टू रेमिशंस, उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशंस, नंबर 3 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 4 है एमर्जिंग एरियाज। तो देखो, गवर्नमेंट ने अपने सामने कुछ टारगेट रखा। ऑब्वियस सी बात है, पिछले पॉलिसी से लेके अब तक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट ने देखा, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा एंड बेस्ड ऑन द एमर्जिंग बिजनेस एंड इंडियाज कैपेबिलिटी, आगे जाके मतलब 2030 तक कुछ एक टारगेट गवर्नमेंट ने अपने सामने रखा। तो वो सारा चीज़ पूरा होगा ये 4 पिलर के थ्रू। कैसे करके, वो सारा तो हम इस लेक्चर पे कवर करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सवाल आता है कैसे। तो उस कैसे को भी हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन है, इसका मतलब एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया मिशन, सबको एक जगह करना। क्योंकि देखो, एक्सपोर्टर्स कौन है? लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। ये कहाँ पे रहते होंगे? ये किसी राज्य में रहते होंगे, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट होंगे। तो उन सब को इन सिनर्जी में काम करना। और देखो, एक्सपोर्टर्स मतलब ये बाहर के देशों में कहीं पे सामान बेच रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे तो इंडियन मिशंस है। विदाउट इंडियन मिशन तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो वो सारे चीज़ को इन सिंक यूज़ किया जाएगा, so that the exporter get benefits, the state, the country get benefits, राइट। कैसे? वो सारा चीज़ तो हम आगे देखने वाले हैं। वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्या बताया FTP में? रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव्स। ई इनिशिएटिव्स का मतलब ये है कि बहुत सारा प्रोसेस जो मैनुअल होता है, पेपर के थ्रू होता है, राइट। एक्सपोर्टर्स को, बिजनेस हाउस को फॉर्म जमा करना होता है, इस ऑफिस पे उस ऑफिस पे, मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स नहीं भी है, अगर एक ही लेवल है कि आपको लेट्स से आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको पर्टिकुलरली कोई एक फॉर्म कोई एक ऑफिस में जमा करना है, तो ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। आपको अपने बिजनेस से ध्यान कुछ एक समय के लिए हटा के उस फॉर्म पे देना होगा, उसको जाके सबमिट करना होगा। तो इट इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टाइम, एंड ऑब्वियसली जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है वहाँ पे कॉस्ट तो इन्वॉल्व होना ही है। तो गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ये करना चाह रही है कि न्यू FTP में मेजरली सब ई इनिशिएटिव्स फॉलो करना है। जो मैनुअल प्रोसेस है यूजिंग पेपर, उनको ऑलमोस्ट ख़त्म किया जा रहा है। और जो उससे क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, एंड इवेंचुअली इट विल बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द बिजनेसेस हाउस एंड स्पेशली किसके लिए? MSME के लिए, ठीक है। उसके बाद एमर्जिंग एरियाज।
e-commerce developing district as export hub and स्ट्रीमलाइनिंग स्कॉमेट पॉलिसी। तो ये क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। एमर्जिंग एरियाज मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि अगर देखो इंडिया में टोटल कितने 750 डिस्ट्रिक्ट है, अगर 750 डिस्ट्रिक्ट में से आधे डिस्ट्रिक्ट्स भी एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट का तो मोटो ये है कि 750 डिस्ट्रिक्ट है तो ये 750 डिस्ट्रिक्ट 750 यूनिक प्रोडक्ट लेके आए, जिसको गवर्नमेंट टैग करेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट एक छोटे मॉडल पे काम कर रही है। मतलब देखो स्टेट तो ऑब्वियसली हब है, हर स्टेट में से कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अब स्टेट को ना टारगेट करके हम डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करें। पहले स्टेट का कंपटीशन में था, अब डिस्ट्रिक्ट को कंपटीशन में लाया जाए। पहले सिर्फ 28 से 30 एंटिटी अपने बीच में ये कर रही थी, है ना। मतलब देखो एक्सपोर्टर्स तो बिजनेस हाउस है तो ये तो करेगी, लेकिन अगर हम स्टेट को कंपेयर करें तो स्टेट एक दूसरे से नंबर्स के लिए compete कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे एक्सपोर्ट हब। मतलब अब सोचो कि 750 इंडिविजुअल एंटिटी एक दूसरे से compete कर रही है तो उसका जो आउटकम होगा कितना बढ़िया होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज एमिंग थ्रू डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। अब गवर्नमेंट का ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट तो लॉजिस्टिक कैसे होगा, तो वो लॉजिस्टिक को गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है थ्रू ई कॉमर्स। क्योंकि देखो जो डिस्ट्रिक्ट पोर्ट के पास है या फ्राइट कॉरिडोर के पास है तो उनके लिए बड़ा आसान होगा सामान को एंड यूज़र तक पहुंचाना, मतलब जिस कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो सामान आपका पोर्ट में नहीं है, लाइक से भोपाल में है जो कि सेंटर बीच में आता है, इंडिया का बीच में है भोपाल नागपुर जैसे शहर, तो ऑब्वियसली भोपाल नागपुर तो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं फ्राइट कॉरिडोर से, बट आप एग्जांपल के तौर पे समझो पोर्ट सिटी नहीं है ये, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा चैलेंजेस होगा सामान भेजने के लिए। सो वहाँ पे ई कॉमर्स का हेल्प लिया जाएगा। कैसे, वो सारा चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। आई होप ये एक ब्रॉड व्यू आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम समझेंगे क्या, हम समझेंगे प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है वो ये है ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। गवर्नमेंट अब उन पे भरोसा और उनको गवर्नमेंट पे भरोसा और उनको एक पार्टनरशिप ऑफर करके एक्सपोर्टर्स को और एम्पावर करना चाहती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ FTP 2023। अगर हम गोल की बात करें तो 2 ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट बाय 2030 तक कितना टारगेट अचीव करना चाहती है, 2 ट्रिलियन का टारगेट। अभी इसका एक एंड डेट भी होना चाहिए एक ट्रेड पॉलिसी का, तो इसको डायनामिक रखा गया, नो एंड डेट। मतलब इसको एज एंड व्हेन इट्स रिक्वायर्ड इट वुड बी अपडेटेड, एंड जब इसको लगेगा चेंज करना है गवर्नमेंट इसको चेंज कर देगी। सो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को ये भरोसा मिलेगा कि जो भी इश्यूज या चैलेंजेस वो फेस करेंगे आफ्टर दिस चेंज प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू फिक्स। बिकॉज अगर वो एंड डेट के साथ आता है तो उसमें फिक्स होने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो डायनामिक ही है, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्टिव में ही बोल दिया कि हमारा ये जो पॉलिसी है ये डायनेमिक है देश के लिए, तो मतलब इसको चेंज कब किया जाएगा, जब चैलेंजेस आएगी तब और बेस्ड ऑन दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, पॉलिसी से ऊपर हो जाता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। रशिया एंड यूक्रेन जो लड़ पड़े हैं, अब उनके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट को इधर उधर करना थोड़ा पॉसिबिलिटी से बाहर हो गया, तो वो सारा चीज़ भी इसमें कवर किया जाएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी डायनामिक। तो इन्होंने डायनेमिक मॉडल को ये बोल दिया है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप पिक्चर के थ्रू देखो। फाइनेंशियल ईयर 9 में 291 बिलियन का था एक्सपोर्ट हमारा, 16 में ये 435 हो गया, 23 में ये 760 बिलियन को टच किया। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हम हाल ही में एंड किए हैं 760 बिलियन, तो इसमें से कुछ और 240 जोड़ दो तो ये 1 ट्रिलियन का हो जाएगा, राइट।
तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक जाते जाते गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2000 बिलियन विच इज इक्वल टू 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वो एक्सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो IXMB ऑलवेज हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर विद दिस काइंड ऑफ वीडियो। ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन हमारे कोर्स में चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे हम चीज़ों को 50% फास्टर देते हैं, वो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade 8, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle. Return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you. अब हम समझते हैं हाइलाइट्स को। तो देखो हाइलाइट्स में आप ये देख रहे हो कि डॉलर रुपी का सिंबल, राइट। तो ये क्या है? तो देखो आज जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वो किस पे होता है? वो यूएस डॉलर पे होता है, राइट। लेकिन आगे जाके सिचुएशन शायद ऐसा ना रहे, बिकॉज छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे, जो ग्रुप्स अपने करेंसी को आगे बढ़ा रहे। सो इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि हाउ थिंग्स विल चेंज टिल 2030। ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखो आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने अब रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो उसके बाद बहुत सारा ट्रेड सेटलमेंट रुपी में हो रहा है, एंड यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। FTP बेनिफिट एक्सटेंडेड फॉर रुपी रियलाइजेशन थ्रू ए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट सेटअप बाय आरबीआई। तो देखो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? जैसे कि मान के चलो एक फॉरेन बैंक है HSBC, उनको अपना अकाउंट मतलब अपना पैसा कहीं तो इंडिया में होल्ड करना है, तो वो कहाँ? SBI में होल्ड करते। लेट्स से तो SBI में HSBC जो अकाउंट खोलता है वो क्या होता है? स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, या इसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है, नॉट स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट उसको बोला जाएगा जो ये FTP ट्रेड सेटलमेंट, मतलब जो भी ट्रेड्स होगा दो कंट्री के बीच में, उसको सेटल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आई होप ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है ये समझ में आ गया है। एंड यूजिंग दिस रुपी इज गोइंग इंटरनेशनल। ठीक है, बट अगेन ये तो समय ही बताएगा कि कितना इंटरनेशनल यूज़ इसका हो पाता है, बट येस थिंग्स हैव स्टार्टेड इन द डायरेक्शन। बढ़ते हैं आगे, और अब हम समझते हैं मेजर फीचर्स ऑफ FTP। तो ये जो 10 फीचर्स है, इन सारे चीज़ को हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। तो देखो इस पे गवर्नमेंट ने क्या बताया? प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब अभी जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है इसको गवर्नमेंट री इंजीनियर करने वाली है, उसमें ऑटोमेशन लगाने वाले हैं। एज सिंपल एज दैट, जो मैंने पहले बताया, जो पेपर मेथड यूज़ हो रहा है, राइट, फॉर्म जमा करने का या कुछ काम करवाने का, उसको कम्प्लीटली फेस आउट करके पूरा ऑटोमेटेड IT सिस्टम लाया जाएगा, जिसमें
काम बहुत ही ईजी तरीके से हो। देन कुछ स्कीम्स हैं ऑन गोइंग, दैट इज़ एडवांस ऑथराइजेशन। उसके बाद ईपीसीजी। ईपीसीजी का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जहाँ पे बेसिकली ये स्कीम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव कि इम्पोर्ट, राइट। देखो हम बात एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये है ना ईपीजीसी इंपोर्ट से रिलेटेड है। कैसे मैं बता रहा हूँ, तो देखो कोई भी एक अच्छा गुड बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? मशीन्स, राइट। एक अच्छा गुड बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? मशीन्स की जरूरत है। एंड ये मशीन्स, हो सकता है ये जो मशीन्स है ये इंडिया में ना मिले, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो अंडर दी स्कीम्स, अंडर द कंडीशन कि आप इस मशीन्स के यूज से जो प्रोडक्ट बनाओगे वो वर्ल्ड क्लास होगा एंड उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसको शॉर्ट में ईपीसीजी भी बोला जाता है, टू कंटिन्यू विद सब्सटैंशियल प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो 2 स्कीम्स है और भी ऐसे कुछ अच्छे स्कीम्स है जो कंटिन्यू होगा विद सब्सटैंशियल प्रोसेस री इंजीनियरिंग, थोड़ा सा चेंज होकर ये आगे तक भी चलेगा। FTP 23 मैकेनिज्म इज कम्प्लीटली पेपरलेस एनवायरनमेंट, जो मैंने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड ये सारा चीज किसको हेल्प करेगा? MSME को हेल्प करेगा। रिडक्शन इन फीस स्ट्रक्चर एंड IT बेस्ड सिस्टम, पूरा ही IT बेस्ड सिस्टम, फीस को कम किया जाएगा, विच विल मेक MSME, मतलब MSME का लाइफ ईजी हो जाएगा, उनके बिजनेस करने का तरीका हो सकता है आने वाले दिनों में चेंज हो जाएगा यूजिंग ऑल दिस मेथड्स। ड्यूटी एक्सेम्पशन रहेगा थ्रू ए रूल बेस्ड IT सिस्टम। देखो ड्यूटी एक्सेम्पशन अभी क्या एक मैनुअल प्रोसेस है, तो कई बार क्या होता है ना, जो एक्सपोर्टर्स है उनका हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि मुझे कम मिल रहा है, किसी और को ज़्यादा मिल रहा है ड्यूटी एक्सेम्पशन, तो एक कन्फ्यूजन भी रहता है। अब ये रूल बेस्ड हो जाएगा कम्प्लीटली, एंड कम्प्लीटली IT सिस्टम, पूरी वो एक काम कंप्यूटर करने लगेगा, तो वो सारा जो प्रॉब्लम है वो भी हट गया है, मतलब अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन कुछ जो केस आइडेंटिफाई होंगे अंडर द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी हो, क्योंकि सारा चीज़ ऑटोमेटेड है, तो ऑटोमेशन से ही रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क इवॉल्व होते हैं थ्रू सिस्टम्स, उसको मैनुअली स्क्रूटिनी किया जाएगा, कोई लैप्स है क्या उसमें, बट मोस्ट ऑफ देम वुड बी कवर्ड अंडर ऑटोमेटिकली, मतलब वो अगर नॉर्मल हो जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दिया जाएगा, राइट। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन पे काम होगा। यहाँ पे आपको मैंने फ़ीस की बात बताई, तो ऑब्वियस सी बात है फ़ीस क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले टाइम की बात करेंगे, फीस की बात बाद में करेंगे। फास्टर ऑनलाइन प्रोसेसिंग अंडर FTP 23, तो एडवांस ऑथराइजेशन इशुएंस, अभी करंट टाइम क्या है? 3 to 7 डेज। अभी ऑटोमेटिक रूट पे कितना हो जाएगा? जस्ट 1 डे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखो आप। EPGC इशुएंस, ये भी 3 से 7 दिन लगता है, ये भी कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अब सिर्फ 1 दिन में। रिवैलिडेशन ऑफ ऑथराइजेशंस की भी बात करूँ तो ये 3 दिन से 1 महीना लगता है, अब ये सीधा 1 दिन चला जाएगा। तो देखो ये कंप्लीटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ ही जा रहा है, बिकॉज कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व, मशीन बेस्ड रूल्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पे कंप्यूटर ही वो रूल्स को डिटेक्ट करके चीज़ों को प्रोसेस या अप्रूव करेगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। अब हम चलते हैं आगे और हम फीस को समझते हैं। देखो नॉट फीस, अभी हम समझते हैं कि MSME की जो कैटेगरी बनाई गई है वो रिड्यूस यूजर चार्जेस फॉर MSME अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एंड EPGC स्कीम। तो अगर अप टू 10 मिलियंस है तो 1 से लेके 1000 रुपये तक लगता है यूज़र चार्ज फॉर नॉन MSME। MSME के लिए कितना कर दिया गया है? अब 100 रुपये कर दिया गया। 10 to 100 मिलियन में 1 से 1000 रुपये लगता है, अब कितना कर दिया? सीधा 5000 कर दिया गया। और ये अबाव 100 मिलियन कैप एट 1 लाख, इसको भी 5000 कर दिया गया। सो ये सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? MSME को मिलेगा। एंड आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे क्या चीज़ को, टाउन ऑफ एक्सेलेंस एक्सपोर्ट। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो टाउन ऑफ एक्सेलेंट एक्सपोर्ट्स है, इसको अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो 2021 में नोएडा को ऐड किया गया था, जो कि यूपी में है नोएडा, अपैरल्स के लिए। तो अभी फरीदाबाद को अपैरल्स के लिए ऐड किया गया है, जो कि हरियाणा में है। मिर्ज़ापुर को ऐड किया गया है आपका हैंडीक्राफ्ट, कारपेट एंड दरी के लिए,
ठीक है। मुरादाबाद को ऐड किया गया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए और वाराणसी को ऐड किया गया हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये चारों एडिशन कितना 2023 में किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। एंड एग्जिस्टिंग कितना था 39 टाउन्स था +4, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड इससे पहले ये चार तो अभी ऐड किया, इससे पहले लास्ट क्या है 2021 में नोएडा, जो कि यूपी में एक शहर है और उसको अपैरल्स के लिए किया गया है, ठीक है। ये मैंने जो शहर का नाम बताया, आपको अगर ठीक से नहीं आया समझ में, आपसे वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, रिवाइंड करके अच्छे से सुन लो, क्योंकि आपके एक MCQ में आ सकता है कि फरीदाबाद को किसके लिए ज्वाइन किया, तो अपैरल के लिए किया। मिर्ज़ापुर को किसके लिए किया, हैंडलूम एंड हैंडमेड कारपेट एंड दरीज के लिए किया। मुरादाबाद को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए किया और वाराणसी को हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए। तो देखो मुरादाबाद एंड वाराणसी थोड़ा सा क्लोज भी है, तो ये आपको ध्यान में देना है, राइट। तो ये था टाउन्स ऑफ एक्सेलेंट एक्सपोर्ट्स में। अब हम आगे चलेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स की बात करें तो देखो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स में उन्होंने सीधा सीधा स्टार्स की बात कर दी कि इनको स्टार्स दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जिनके पास स्टार है वो अब छोटे छोटे लोगों को हेल्प करेगी या सिखाएगी कि किस तरीके से उन्हें एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो इससे क्या होगा, एक स्किल्ड मैन पावर पुल बिल्ड होगा टू ऑफ सर्विसिंग ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बिफोर 2030। देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी संभव है जब एक्सपोर्ट बड़े मात्रा में होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग पे मूव करेंगे। एंड ये तब संभव है जब स्किल्ड मैन पावर लोग होंगे, तो इसमें उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम स्टार की बात कर रहे हैं तो हम स्टार भी देख ले। तो एग्जिस्टिंग 1 स्टार किसको मिलता है, जिसका 3 ट्रिलियन का थ्रेशोल्ड है $, मिलियन में, नॉट ट्रिलियन, $, मिलियन। तो रिवाइज्ड में भी 3 को 3 रखा गया। 2 स्टार में 25 से कितना कर दिया, कम कर दिया 15। 3 स्टार 100 मिलियन से कम कर दिया 50 मिलियन। 4 स्टार 500 से कम कर दिया 200 मिलियन। 5 स्टार 2000 से कम कर दिया 800 मिलियन। तो देखो ये कम करने का मतलब है ज़्यादा लोगों को स्टार कैटेगरी में इंक्लूड करना। और अब क्या होंगे ना, देखो अब कोई 3 मिलियन का करे या 15 मिलियन का, हो सकता है ये 15 मिलियन वाले को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3 मिलियन वाले को नॉलेज है ही नहीं, इसको भी नॉलेज है। तो ये अब लोग सिखा सकते हैं एंड स्किल मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमी में। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो देखो ये भी जो टेबल है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपको इसका ये समझना होगा, MCQ फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। देन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, तो इसकी बात मैंने बहुत डिटेल में पहली स्लाइड में कर दी थी कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जा रही है एंड वो कोशिश FTP 2023 में भी विजिबल है। डिस्ट्रिक्ट एज प्रमोशन कमिटी भी बनाई है गई है एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। देन स्ट्रीमलाइनिंग स्कॉमेट पॉलिसी। स्कॉमेट पॉलिसी का मतलब क्या है, स्पेशल केमिकल्स हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया। तो ये कुछ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, राइट, जिनका वाइडर रीच बहुत ज़रूरी है। तो एक रोबस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा जिसके थ्रू, एंड दैट विल बी यूज्ड ऑन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू ये सारे आइटम को कंट्रोल किया जाएगा, इनके एक्सपोर्ट्स को मैनेज किया जाएगा। दैट वुड हेल्प ये सारा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाए, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, इंडिया इज प्लेसिंग मोर एम्फोसिस ऑन द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम एज इंटीग्रेशन विद एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम कंट्रीज स्ट्रेंथन। तो ये तुम्हें समझना होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, फेलिसिएटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। तो देखो ई कॉमर्स जो कि मैंने बताई थी, डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनेंगे तो उनको कैसे बेचा जाए, राइट। तो प्रॉब्लम ये है, एक है कि हब एंड स्पोक मॉडल में, हब एंड स्पोक मॉडल मतलब बीच में एक हब है और अलग अलग नोड्स है। तो ये एक बेटर तरीका होता है, तो इस तरीके को यूज़ किया जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट जब यहाँ आएगा, यहाँ से भी बाहर जाना ज़रूरी है। तो यहाँ से बाहर कैसे जाएगा, ऐसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फैसिलिटी से, राइट। पोटेंशियल कितना है, 200 to 300 बिलियन। अभी ये 200 से 300 बिलियन के आसपास का मार्केट 2030 तक बन सकता है। लेकिन ये होगा कैसे, एट एन स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कैसे स्टार्ट होगा, द कंसाइनमेंट वाइज कैप ऑन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू कोरियर हैज़ बीन रेस्ड। पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का हो गया। तो मतलब अब बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी ई कॉमर्स कैटेगरी में आ गए। तो अब 10 लाख तक का सामान ई कॉमर्स एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये होगा कैसे, राइट। तो
तो देखो एक है डाक निर्यात फैसिलिटेशन, ये क्या होगा, ये ऑपरेशनलाइज थ्रू आउट द कंट्री टू ए हब एंड स्पोक मॉडल विद ए फॉरेन पोस्ट ऑफिस। मैंने क्या बताया, हब एंड स्पोक मॉडल, ये हब में सामान भेजा जाएगा, राइट, ये हब में सामान भेजा जाएगा। अब इस हब को कनेक्ट किया जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस से, यहाँ से सामान यहाँ पहुँचेगा, देन यहाँ से वो सामान डिलीवरी होगा, एंड इन दिस वे द एक्सपोर्ट एंड दी जो बोलते हैं ना एमर्जिंग ई कॉमर्स सेक्टर पे इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, एंड आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखो इस पीपीटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने आपके लिए ताकि आप डाउनलोड करो और चीज़ों को समझ पाओ। नेक्स्ट जो है फेलिसिटिंग अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड, ईपीजीसी स्कीम। तो देखो ईपीजीसी स्कीम की बात तो मैंने की है, इसके लिए बहुत सारा चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, जैसे ज़ीरो कस्टम ड्यूटी फॉर कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स कस्टम ड्यूटी मतलब ये इंपोर्ट पे आ रहा है ताकि वो उस मशीन को यूज़ करके एक्सपोर्ट किया जाए, तो ये तुम्हें समझना होगा। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र स्कीम हैज़ बीन एडेड एज एन एडिशनल स्कीम एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर कॉमन सर्विस प्रोवाइडर अंडर ईपीजीसी। तो ईपीजीसी स्कीम में ये नहीं था, ये ऐड किया गया, तो ये तुम्हें याद करना है फॉर एमसीक्यू। सीधा सीधा तुम्हें पूछ देगा कि कौन सा ऐड हुआ है, तो आंसर पीएम मित्र होगा। Then dairy sector to be expanded from maintaining average export obligation to support dairy sector to upgrade the technology। तो देखो डेयरी सेक्टर को भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, मतलब उनको भी मशीन्स शायद बाहर से मंगाने पड़ेंगे क्योंकि मशीन्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उनको एक्सेम्प्ट किया गया एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से कि वो सामान लाने के बाद एक एवरेज एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो ज़ीरो ड्यूटी क्यों दे गवर्नमेंट, तो उन पर एक ऑब्लिगेशन भी रहता है, तो उनको इस ऑब्लिगेशन से हटाया गया, राइट क्योंकि डेयरी सेक्टर का मोस्ट कंजम्पशन इंडिया में ही है, बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है कि इंडियन डेयरी सेक्टर गुड्स तो अमेरिका में भी बिकते हैं, सो बट उनको ऑब्लिगेशन से हटाया गया है। देन नेक्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ऑल टाइप, फ्रेमिंग इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये अलग अलग चीज़ एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट अंडर ईपीजीसी स्कीम, ताकि लोग पहले सामान बनाना तो शुरू करें, पहले वो ज़ीरो अभी क्या है ऑब्लिगेशन के चलते शायद वो नहीं ला रहे क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि हम लेके आएंगे और बाद में पता चले ऑब्लिगेशन हम मीट नहीं कर पाए, तो ये भी एक डर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट कुछ एक सेक्टर्स के लिए हटाई दिया कि आप जाओ पहले काम तो शुरू करो। सो दिस विल एनकरेज पीपल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एटलीस्ट दिस एरियाज, राइट। ये जो तीन है पीएम मित्रा, एक है डायरी सेक्टर, तीन थर्ड नंबर पॉइंट पे जो भी सारा चीज़ लिखा हुआ है, इससे क्या होगा उनके मन में ये डर नहीं रहेगा, ये ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, वो इंपोर्ट करेंगे मशीन्स एंड इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट। उसके बाद ऑब्वियसली जो अलग अलग जगह पे पॉलिसी चेंज हुआ है वहाँ पे ये तो एक्सपोर्ट करने ही वाले हैं। सो अगेन दिस इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसा ही नाउ फेलिसिटेटिंग अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS, ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो इस पे क्या किया गया है, वही ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम्स इज प्लेस्ड एट अ सिमिलर फुटिंग टू EOU एंड SEZ स्कीम। तो रॉ मटेरियल्स अच्छे, देखो अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत है, तो अच्छा रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करो आप, तो ये सारा चीज़ इसमें कहा गया है एंड ये आप एक बार पढ़ लोगे तो वो सही हो जाएगा। जैसे क्लोथ एंड एपरल्स में भी उन्होंने किया है ताकि क्लोथ्स एंड एपरल्स इंडिया में बन पाए। देन मर्चेंडाइजिंग ट्रेड, ठीक है, टू डेवलप इंडिया इनटू ए मर्चेंडाइजिंग ट्रेड हब, द FTP 2023 हैज़ इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर मर्चेंडाइजिंग ट्रेड। Merchandising trade of restricted and prohibited item under the export policy would now be possible। तो कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड था जो था वो सारा चीज़ क्लियर किया गया है। RBI की गाइडलाइंस कॉम्प्लाइंस को फॉलो करके जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सारा चीज़ करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट, राइट। तो ये भी इन्होंने इस पर कह दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एमनेस्टी स्कीम पे। एमनेस्टी स्कीम पे क्या बोला है, विवाद से विश्वास। एमनेस्टी का सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो आपने अपना GST नहीं पटाया, किसी बिजनेस हाउस ने अपना GST बहुत दिन तक नहीं पटाया, तो वो कैंसिल हो जाता है, राइट। तो एमनेस्टी मतलब उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने ड्यू को क्लियर करो और स्कीम में आप वापस आ जाओ, राइट। तो दैट इज़ एमनेस्टी स्कीम।
तो फाइनली द गवर्नमेंट स्ट्रांगली कमिटेड टू रिड्यूसिंग लिटिगेशन एंड फॉस्टरिंग ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। तो उसके बाद लोग क्या होता था, कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में जाने के बाद वो फिर एक लंबा मामला चलता था। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एमनेस्टी स्कीम टाइम टू टाइम लेके आएंगे, आप कोर्ट में नहीं जाओ, जहाँ पे भी विवाद हो रहा है वहाँ पे विश्वास का इनिशिएटिव लाएंगे हम, मतलब थ्रू विवाद से विश्वास इनिशिएटिव। तो एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अंडर द FTP 23 टू एड्रेस डिफॉल्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो जिन्होंने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेट नहीं कर पाए, ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट टाइप कुछ कर दिया गया है। तो अभी वो वन टाइम एमनेस्टी स्कीम से वो सारा चीज़ अपना जो ऑब्लिगेशंस का डिफ़ॉल्ट था वो सारा चीज़ वो क्लियर कर सकते हैं। विद दिस वी आर डन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हैं, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लो। सो कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB विद दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड जिसको बहुत ही हम रिसर्च करके आपके लिए बनाते हैं, दैट हेल्प्स यू अनफोल्ड योर पोटेंशियल, राइट? So thank you and all the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.